हम लोग आ गए आज हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की तीसरी क्लास में। सब साथ में हो। लास्ट क्लास मुझे ज़्यादा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो याद आ ही रहा है कि मैंने आपको ये बता दिया कि टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल क्या है, एचयूएफ क्या है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी पे, और उसके बाद सरचार्ज सी रेट, और बस इतना ही पढ़ाने में टाइम निकल देगा। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। एक फास्ट रिकैप लेते हैं व्हाट एवर वी हैव डन टिल यट। कि इंडिविजुअल पे टैक्स रेट है पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। और यदि वो सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सीनियर सिटीजन का मतलब बता दो, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, उसके लिए पहले 3 लाख पे नील, 2 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। और यदि आप वेरी सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख पे नील, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। और यदि आप एचयूएफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कर्ता की उम्र क्या है, भले वो 90 साल का ही क्यों ना हो, आपका टैक्स स्लैब वही रहेगा। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। सरचार्ज आपको पता है कि यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है तो नील, 50 लाख से ज्यादा है तो नेक्स्ट 50 लाख से ज्यादा होते ही जितना भी टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा होते ही 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ज्यादा होते ही 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से ज्यादा होते ही 37% सरचार्ज। सेस सबको देना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन सेस क्या रेट से? 4% से। बस इतना ही किया क्या? फिर इतना भी कर लिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, शेयर्स का हो तो 10% और अदर का हो तो 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है तो 15%, और लॉटरी, कैजुअल इनकम, टीम 11 ये सब पे 30%, और वो जो बिटकॉइन से जो आपको गेन आता है उस पर भी 30%। ठीक है? क्या 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 क्या? सॉरी, रिबेट, वो रिबेट, हाँ। तो यदि आप यदि रेसिडेंट इंडिविजुअल है और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 तक का रिबेट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और किसी को नहीं। हाँ हाँ, बोला ना रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। राइबेट बोलता है फिर एचयूएफ क्यों लाता है बीच में? राइबेट का मतलब ही होता है RI, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये सब करते करते हमारी क्लास चले जा रही है, टैक्स रेट ही चल रहा है। आज टैक्स रेट पे हमारी तीसरी क्लास चल रही है। एक क्लास का वीडियो मैं तुम्हें आज रात या कल सुबह तक भेजूंगा, वो भी एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है। उसमें हमने ये बताया पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। सिंस तुम्हारे साथ वो सब नहीं हो पाया तो उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, वो डाला हुआ है। और उसमें फिर थोड़ा बहुत एजुकेशन कंटेंट भी है। 2.5 घंटे का परफेक्ट वीडियो है। 1.25 घंटे ये सब बात हो रही है कैसे पढ़ना चाहिए, और 1.25 घंटे थोड़ा सा एजुकेशन कंटेंट है, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन बहुत काम का है, वो भी देख लेना। वो हिसाब से लॉ टीचर्स लोग को बताना चाहिए, लेकिन ठीक है, आपको तो नॉलेज से मतलब है, कोई भी बता दे। ठीक है, ओके। आज हम लोग आते हैं थोड़े से आगे वाले पार्ट में। आपने सीखा कि टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है, टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो भैया देखो, पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना पड़ता है फ्लैट रेट 30%, मतलब जितना भी कमाओगे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो एक पार्टनरशिप फर्म यदि 1,000 रुपया भी कमाएगी तो उसके ऊपर 30% टैक्स। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, यही, कुछ भी कमाओ 30%। नेक्स्ट, इनको ऊपर सरचार्ज लगता है। यदि इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, 1 करोड़ तक है तो नील, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 10, 15, 25, 37 नहीं है, यहाँ पे क्या है? फ्लैट 12%।
1 करोड़ तक टीआई नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा होते 12% सरचार्ज। हेल्थ एजुकेशन से सबको देना पड़ता है, इनको भी देना है 4% ऑफ टैक्स लग। तो यदि एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम सपोज 22 लाख रुपए, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी इनकम 22 लाख है, तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा कितना? 22 लाख पे 30%। अरे यार तुम आंसर बता रहे हो, 66 लाख नहीं, 6,60,000 सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम 1 करोड़ के अंदर है, और 6.6 लाख पे हेल्थ एजुकेशन सिस्टम कितना? 26,400। तो सब मिला के इनका टैक्स हो जाएगा 6,86,400। सबको क्लियर क्या? चलो भाई, सबको क्लियर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगली बात करें, ये क्या था? टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। लोकल अथॉरिटी को भी रख सकते हो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल अथॉरिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी आप सिर्फ टैक्स रेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी सीखा। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, पार्टनरशिप जैसा ही है लेकिन बस अलग लॉ है उसका। अब हम लोग आगे टैक्स रेट ऑफ कंपनी। देखो कंपनी पे बहुत तरह तरह की टैक्स रेट है, लेकिन जनरल क्या होता है वो अभी समझा दे। जनरल क्या है वो समझा दे रहा हूं। तो कंपनी के ऊपर टैक्स रेट है फ्लैट 30%। इंडियन कंपनी जितना कमाएगी 30% टैक्स देगी, फॉरेन कंपनी जितना कमाएगी फ्लैट 40% टैक्स। तो इंडियन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट 30%, फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट 40%। हाँ, सरचार्ज इनको देना पड़ता है यदि इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इंडियन कंपनी सरचार्ज देती है 7%। और यदि टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो इंडियन कंपनी सरचार्ज देती है 12%। 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। लेकिन वही यदि फॉरेन कंपनी हो जाए, कौन हो जाए? फॉरेन कंपनी हो जाए, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर सरचार्ज की रेट है, यदि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। ये हमारे इस चार्ट में भी ऐसा ही है। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट है 30% और फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट है 40%। और सरचार्ज का नियम यह है कि टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा है तो इनको 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। हाँ, और सर ये सब क्या दिया हुआ है, ये 25 क्या दिया हुआ है, ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, ये हम लोग बाद में बहुत डिटेल में लाएंगे, अभी तुम्हारे काम का नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जनरल रेट बता रहे हैं। अभी तो देखो सुन के तुम्हें काफी टफ सा लग रहा है कि यार ये तो बहुत क्लमजी सा लॉ है, कभी सरचार्ज 5, कभी 12, कभी 3, कभी क्या 7, दिमाग का दही हो रहा है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना तुम ले रहे हो। जब चीजें बहुत ज्यादा टफ नजर आने लग जाए ना, तो उसको फिर बैठ के आराम से करना पड़ता है, बैठ के थोड़ा आराम से करना पड़ता है। ये होम टास्क दिया था, कर लिया था क्या? मैंने चेक कर लिया था क्या ये वाला? हाँ, होम टास्क चेक नहीं हुआ ये वाला? ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक बार टैक्स रेट वापस से दिमाग में डालता हूं तुम्हारे, और उसके बाद तुम्हारा होम टास्क चेक करता हूं। ओके, जब चीजें बहुत क्लमजी लगने लग जाए ना, तो इमीडिएटली बैठ के कुछ कर लेना चाहिए। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, आराम से, कुछ लिखना नहीं है। एचयूएफ की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं।
फॉर्म क्या याद है? 30% फ्लैट। कंपनी का बात करते हैं, 30% फ्लैट। चलो तुम्हारे लिए कंपनी में 2 डिवीजन ला देते हैं, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। यहाँ पे फ्लैट 30% और यहाँ पे फ्लैट 40%। साथ में हो, ये तो याद हो गया। HUF का भी याद ही है, पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। इंडिविजुअल का भी मोटा मोटी याद ही है, इंडिविजुअल का भी मोटा मोटी याद ही है, डिपेंड करता है कौन भाई साहब है। एक तो होता है सीनियर सिटीजन, एक होता है वेरी सीनियर सिटीजन, और एक होता है अदर। अदर का तो HUF वाला ही है। सीनियर सिटीजन का 3 लाख पे नील, 2 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। वेरी सीनियर सिटीजन का 5 लाख पे नील, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। अदर का वही 2.5 लाख पे नील। अब इंडिविजुअल में एक और कॉन्सेप्ट है जो कि किसी में नहीं है, वो है राइबेट। यदि टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा अप टू 12,500। रिबेट मिलेगा अप टू 12,500। हाँ, अब ये इंडिविजुअल का देखो यहाँ पे से लड़ गया, इतना सा है। HUF का देखो यहाँ पे से लड़ गया, फॉर्म से लड़ गया, कंपनी। अब क्या प्रॉब्लम दे रहा है तुम्हें? अब प्रॉब्लम दे रहा है सर सरचार्ज। तो सरचार्ज में मातापची करो। इंडिविजुअल HUF का सरचार्ज एक ही है, 50 लाख तक नील, 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, 37%। ये सरचार्ज सी रेट इंडिविजुअल और HUF पे सेम है। हाँ ठीक है। फर्म की सरचार्ज रेट बहुत सिंपल है। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ तक है, टोटल इनकम अप टू 1 CR नील, टोटल इनकम मोर देन 1 CR 12%। कंपनी का भी सेम ही है, टोटल इनकम 1 CR नील, 1 CR से ज्यादा है तो यहाँ पे 7%, यहाँ पे 2%, और 10 CR से ज्यादा है तो यहाँ पे 12%, यहाँ पे 5%। और सब पे हेल्थ एजुकेशन से 4%। तो जो तुम्हें बहुत टफ लग रहा था वो देखो लिखने के बाद इतने से में सब आ जा रहा है। हेल्थ एजुकेशन से सब पे 4%। तो जब चीजें टफ लगती हो तो एक बार लिख के उसकी समरी बना के रख लेनी चाहिए। तो भैया ये हमारी समरी है, ठीक है। अभी टफ लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है? नाइस। हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक टॉपिक पहले होमवर्क चेक करना है ना। क्या क्वेश्चन था? मिस्टर ए हैविंग सैलरी इनकम 2 लाख, LTCG ऑन सेल्स 2 लाख। लो भैया बता देते हैं, कैलकुलेटर देवता प्रकट हुई है। आ जाए, वापस से इनकम बताइए। सैलरी इनकम 2 लाख, LTCG 2 लाख। तो भैया टैक्स आ गया 30,000, 31,200 माइनस 12,000, 30,000, 12,500, 17,500 इंटू 1.04।
18,200। LTCG ऑन क्या है? शेयर है, सॉरी मेरी मिस्टेक। तो मैंने LTCG ऑन अदर एसेट ले लिया। तो 1.5 लाख पे 10%, 15,000, 12,500, 2,500, 2,500 पे 4%, 2,600 आंसर। हाँ 2,600 आया मेरा। तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा कितना आया बताओ ना। 7,800 आया। 7,800 आया। कितना आया? कितना आया? 7.5। तुम से सेट नहीं किया, तुम्हारा भी 7,800 आ जाएगा। हाँ वो तो मैं समझ ही गया, तुम्हारा इसका आंसर सेम है। तुम एक मिनट, तुम्हारा कितना आया? 2,400 से ऐड किया है कि लेस किया है? भाई साहब से ऐड होता है। ओ भाई साहब, ऐड किया कि लेस किया है? लेस हो गया। तो चलो भैया उसका आंसर तो मैच कर दिया 2,600। अब रही बात तुम्हारी। आ रहे ना दादा, क्या सैलरी में पड़ा क्या है? तो फाइनली तुम्हारी सैलरी इनकम है 2 लाख। सैलरी इनकम है, क्या कर रहे हो भाई साहब? तो तुम्हारी सैलरी इनकम है 2 लाख और अदर इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है 2 लाख। सब मिला के टोटल इनकम आ गई 4 लाख। 4 लाख में से आप 2.5 लाख की छूट ले लो। 2.5 लाख की छूट ले लो। अब 2.5 लाख की छूट हटा दिए तो इनकम कितनी बची? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे कितना परसेंट? कितना परसेंट? अरे 10%। शेयर पे तो 10% लगता है। शेयर पे तो 10% टैक्स लगता है ना। तो ये आया 15। नहीं यार, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें क्लियर नहीं है। अरे ये सब मैं लास्ट क्लास बता चुका हूं यार, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, दोबारा सोच लो। तुम जैसे सीखना चाहते हो वैसे ही सीखो। ऐसे हमने लास्ट क्लास बहुत सम किए थे, लेकिन अब तुम वापस से सीखना चाहते हो, सीखो। पर्टिकुलर्स जैसे तुम सीखना चाह रहे हो वैसे ही सिखा रहा हूं। सैलरी इनकम, LTCG ऑन शेयर, टोटल इनकम। अब तुम जैसे सीखना चाहते हो वैसे ही सीखूंगा, मेरे क्या है। मासूम बच्चे फंसते हैं तो क्या कर सकते हैं। बताओ इनकम कितनी है? सैलरी 2 लाख और LTCG 2 लाख, टोटल 4 लाख। अब बताओ एग्जम्पशंस दोगे या नहीं दोगे? अच्छा अंदर ही अंदर जानते हो क्या? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जानते हैं इस पे स्लैब लगेगा, इस पे 10% लगेगा। हाँ बोलो। अब इसमें एग्जम्पशंस दोगे 2.5 लाख का या नहीं दोगे? गरीब आदमी तो 2.5 लाख का एग्जम्पशन दोगे या नहीं दोगे? देंगे। तो 2 लाख का यहां से एग्जम्पशंस दिया, 50,000 का यहां से एग्जम्पशंस दिया। इस तरीके से मैंने 2.5 लाख का एग्जम्पशंस दे दिया। अरे हाँ बोलो, एग्जम्पशंस दे दिया। 2.5 लाख का एग्जम्पशंस देने के बाद अब मेरी इनकम बची 50,000। कौन सी वाली? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर वाली। ठीक है, इस पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? 10%। सॉरी ये 1.5 लाख बचा। हाँ 1.5 लाख। 1.5 लाख पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? 15,000। हाँ बोलो। इधर टैक्स हो गया 0, क्योंकि इनकम ही बची 0। हाँ बोलो। अरे डाउट है तो पूछो, नहीं तो हाँ बोलो। दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब 15,000 में रिबेट दोगे या नहीं दोगे? क्योंकि इनकम 5 लाख के अंदर है। रिबेट देंगे 12,500 का। तो अब आपका टैक्स बताओ कितना बचा? टैक्स बचा 2,500। अब इसमें हेल्थ एजुकेशन से सेट करोगे नहीं करोगे? सर करेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बची? 2,600।
तुमने क्या मिस्टेक किया ये बताओ। तुम लोग ने बदमाश बच्चों की तरह 4 लाख में से 2.5 लाख हटाया, 1.5 लाख पे 5% लगा के 7,500 टैक्स निकाल के आ गए। शर्म नहीं आई? न रिबेट दिया, न स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कंसिडर किया। ओ तुम कुछ और किया, क्या किया बताओ। तो 2.5 लाख का एग्जम्पशन तो दो देना भैया मेरे। चलो कोई बात नहीं, अगला लो। हैविंग सैलरी इनकम 600 लाख एंड एलटीसीजी 200 लाख। अरे बाबा, 600 लाख 200 लाख, 600 लाख 200 लाख, माय गॉड, 600 लाख 200 लाख, टोटल इनकम 800 लाख। उफ। तो इसके ऊपर लगेगा स्लैब और उसके ऊपर लगेगा 10%। हाँ बोलो। 600 लाख पे स्लैब लगाओ। अरे 600 लाख पे स्लैब लगाओ। तो 600 में से 10 हटाया, 590 पे 30% प्लस 8 12,500 आया टैक्स 178 12,500 आया क्या? तो 178 12,500। हाँ बोलो। और 200 लाख पे 10% 20 लाख, टोटल टैक्स 198 12500। साथ में हो सरचार्ज। सरचार्ज सिंस आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो सरचार्ज लगेगा @37%। हाँ, लेकिन शेयर्स पे सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं होता। हाँ बोलो। बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? बताया गया। तो 178 12500 जो आया, इस पे हम लोग लगाएंगे 1.37 सीधा। तो सरचार्ज ऐड करके आ गया 244,03,125, 244,03,125 सरचार्ज ऐड करके सीधा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स आफ्टर सरचार्ज। आफ्टर सरचार्ज। और यहां पे आया 2 करोड़ पे 15%, यानी 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, 20 लाख पे 15%, 23 लाख। साथ में हो। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। अब तो कोई अंतर है नहीं, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। या 267,03,125, 267,03,125, यानी तुम्हारी भाषा में बोलूं 2,67,03,000। यार ये 20 लाख है, ये 2 करोड़ इनकम है। आ रहा हूं ना, देखना शुरू से देखना। 2 करोड़ की क्या है? इनकम है। 10% टैक्स लगा तो 20 लाख टैक्स है। 20 लाख का 15% जोड़ेगा तो 23 लाख ही तो आएगा। क्या यस झूठा कहीं का? बता क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर दो, निकालो। नहीं तो वहीं पे निकालो। इसको ऊपर 37% निकालो। या लास्ट क्लास 20 मिनट मेहनत किए थे, आज तुम वापस वहीं पे खड़ा है। निकालो 37%। 178,12500 पे 37%, 65,90,625, 65,90 याद था यार,
625। ये समझ में आया कैसे आया? अब इसको पर 15% निकालो 20 लाख पे। शर्म नहीं आ रही? 20 लाख का 15% लिए कैलसी दबा रहे हो। बाबूजी तो मालूम पड़ा ना, बाबूजी पीटेंगे तुमको। 20 लाख का 15% लिए कैलसी निकाल रहे हो। हाँ, डायरेक्ट 3 लाख नहीं बोल सकते। 20 लाख का 15%, 3 लाख आया क्या? अब जोड़ दो हमारे क्या है। अब ये लाइन समझ में आ गया? 20 लाख के ऊपर 3% जोड़ के 23 लाख आया। पहले क्या हुआ था बताओ? पहले क्या हुआ था? हाँ, अब समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। अब इसको पर हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दो। बताओ 4% जोड़ के ऐड। अरे मेरे से पूछो, क्या क्या पूछ रहा था? बोलना, क्या पूछ रहा था? हाँ तो ठीक है, लास्ट में दोनों जोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? लास्ट में तो दोनों जोड़ेगा, मैं जोड़ दूंगा लास्ट में, क्या फर्क पड़ रहा है? हेल्थ एजुकेशन से 4%, 4%, 267, ये टैक्स आया था पहले 267,03125, इसको ऊपर 4%। या 1068,125। तो तुम्हारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितना आया? ये आया? नहीं, ये नहीं आया, कुछ और आया। 267,03125, 1067,125, 277,71,2। भैया देखो, ये तुम्हारा आ गया सैलरी पे टैक्स, ये आ गया एलटीसीजी पे टैक्स, और ये आ गया तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल बोल रहा था इसको। हो गया क्या? तुम्हारा आंसर आया था क्या ये वाला? क्यों, क्या मिस्टेक किया बताओ? यहां तक तो राइट किए थे, फिर क्या मिस्टेक कर दिया? हाँ, सरचार्ज नहीं लगाया क्या इसके ऊपर? सरचार्ज नहीं लगाया, छोड़ दिया, क्यों? अच्छा, अच्छा, सरचार्ज लगाया तो मिस्टेक क्या हुआ? हाँ तो 15% हम भी एलटीसीसी पे लगाए। यहाँ पे ओ, मतलब अभी भी पीते हो? छोड़े नहीं? हाँ, कब छोड़ोगे? बस सर, आज से बाद छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें आओ। मिस्टर सी नॉन रेसिडेंट हैविंग बिजनेस इनकम 3 लाख, एलटीसीजी ऑन शेयर 1 लाख। मिस्टर सी नॉन रेसिडेंट हैविंग बिजनेस इनकम 3 लाख, एलटीसीजी ऑन शेयर 1 लाख।
मैं इस बार कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें करना है। हाँ, बिजनेस इनकम बताओ 3 लाख, एलटीसीजी बताओ 1 लाख, टोटल बताओ 4 लाख। ठीक है, साथ में हो। बिजनेस इनकम पे लगेगा स्लैब, एलटीसीजी पे लगेगा 10%। डाउट है? नहीं। यहाँ पे स्लैब पे हुआ 2.5 लाख पे नील, 50,000 पे 5%, 2,500। यहाँ पे हुआ 10,000, डाउट है? टोटल हुआ 12,500, डाउट है? नहीं। रिबेट दे दूं? दे दूं रिबेट? अरे रिबेट दे दूं या नहीं दे दूं? क्यों? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। सरचार्ज ऐड होगा क्या? नहीं सर, सरचार्ज कहाँ से ऐड होगा? अच्छा, सेस ऐड होगा? सेस तो ऐड हो गई। आपका टैक्स आ गया 13,000 रुपये। राइट हुआ क्या? इसका मतलब तुम लोग खाली नॉन रेसिडेंट का ही टैक्स निकालोगे। जाओ, श्राप है तुम्हें, तुम लोग सिर्फ फॉरेनर का ही टैक्स निकालोगे। जाओ, बड़े बड़े लोगों का टैक्स निकालो भाई, हम लोग इंडियन लोग को छोड़ो तुम। अगले में आओ। सिंह एचयूएफ हैविंग बिजनेस इनकम 3 लाख, एलटीसीजी 1 लाख। सिंह एचयूएफ हैविंग बिजनेस इनकम 3 लाख, एलटीसीजी ऑन शेयर 1 लाख। एचयूएफ या एनआर बताओ, बिजनेस इनकम कितना? कोई चेंज होगा क्या इसमें? मुझे लगता है सेम आंसर आएगा। हमारा भी सेम आया था, 13,000 ही आएगा। चेक योर आंसर, 13,000 ही आया, तो इसको अपने नहीं करे। योर आंसर इज करेक्ट, 13,000, क्योंकि एचयूएफ को रिबेट नहीं मिलता। मुंद्रा एचयूएफ हैविंग बिजनेस इनकम 200 लाख। मुंद्रा एचयूएफ की 200 लाख बिजनेस इनकम है। लो भैया, 200, 1 2 1 2 3 लगाओ स्लैब। कितना आएगा स्लैब लगाने पे? 190 लाख पे 30%, और बाद बाकी पे 10 लाख पे 8,12,500, तो टैक्स 57 लाख प्लस 8,12,500, 58,12,500, 58,12,500। सरचार्ज लगेगा। लाउडर। अरे कितना? 25 थी 15, 25 थी 15। ऐसा सुनो, 50 लाख से ज्यादा होते ही 10%, 1 करोड़ से ज्यादा होते ही 15%, 2 करोड़ से ज्यादा होते 25%, 2 करोड़ से ज्यादा होते, 2 करोड़ से ज्यादा, क्या 2 करोड़ से ज्यादा हुआ क्या? नहीं, तो फिर 15%। 58,12,500, 58,12,500 इंटू 1.15 इंटू 1.04, आंसर 69,51,750। आया क्या? आया क्या? चलो क्लियर है ना? इंटू 1.15 इंटू 1.04, क्लियर है ना? चलो 69,51,750 आंसर हो गया इनका। दिस इज टैक्स आफ्टर सेस। हाँ, अगला बताओ। मिस्टर ए हैविंग बिजनेस इनकम 40 लाख, लॉटरी इनकम 20 लाख। 40 लाख 20 लाख, सीधा टैक्स बता दूं क्या? तुमने बनाया तो मिला लो, बता दूं? आंसर 18,44,750। आया क्या? अरे आया, किसी एक का आया? 700 लगेगा ही, 50 लाख से ऊपर की इनकम है। अरे 50 तो लगेगा ही दोस्त, 50 लाख से ज्यादा की इनकम है।
नहीं आया? कितना आया बताओ? सरचार्ज लगाया? टोटल इनकम कितनी बताओ? 50 और 10 60। 50 और 10 है ना, तो आप 40 ही बोले। अच्छा 40 और 20 60 लाख है। 40 लाख पे क्या लगाया? स्लैब लगाया। स्लैब लगाया तो आया 13-12-500। अच्छा चल ठीक है, 10-12-500 ठीक है। 10-12-500 और 20 लाख पे 30%, 6 लाख। 10-12-500 और 6 लाख जोड़ दिया, 16-12-500। स्क्रीन पे देख, 16-12-500 इंटू सरचार्ज 1.1 इंटू 1.04। क्या नहीं किया बता? 16-12-500 में सरचार्ज 10% जोड़ और शेष 1.04। हाँ तो एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आएगा। अरे भाई तो 10% 60,000 कहां से आया? सरचार्ज 10% तो इसका 1 61 12 क्या कर रहा है? 16-12-500 पे सरचार्ज 10%, तो इसका 10% आएगा ना। तुम 60,000 सरचार्ज कहां से लाया? अरे शुभम साहब गुड मॉर्निंग तो हो गया, तो डाउट वाउट भी पूछो। इतने सारे बच्चे साथ में कर रहे हैं और डाउट कोई नहीं पूछ रहा है। किसी के पास डाउट है तो फटाफट पूछो। ओके तो साथ में सब मिला के आज अच्छा हुआ, हमने सारे सम वापस से बनाए। जो जो सम आपसे नहीं बने थे उसको दोबारा घर पे आप ट्राई कर लेना। हम लोग आ जाते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते। छोटी छोटी बातें आप भूल रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, सरचार्ज लगाना भूल जाते हो कभी, लेकिन मोटा मोटी परफॉर्मेंस ओके है, नॉट बैड। ठीक है, इस परफॉर्मेंस को अपने और इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत और करके कॉपी में चलते हैं, थोड़ी मेहनत और करके हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, थोड़ी सी मेहनत और। आप बताओ कि आप हो मिस्टर, नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? ऋषभ। आप हो मिस्टर ऋषभ और आपकी बिजनेस इनकम है सर 90 लाख और आपकी एलटीसीजी इनकम है सर 30 लाख। एलटीसीजी ऑन शेयर। आप बताओ आपका टैक्स कितना होगा? मेरे साथ आओ, शायद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊं। मेरे हाथ में टैक्स है, दादा मेरे साथ आओ, क्योंकि आपको बना भी लोगे ना कॉपी में धीरे धीरे तो मेरे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे मेरे से निकलता है वैसे तुमसे निकले। इस 30 लाख को एक बार साइड करते, क्योंकि 30 लाख पे टैक्स बहुत सिंपल है। 3 लाख हो गया, 3 लाख पड़ा। हाँ 90 लाख तो लो, 90 को 2 पार्ट में तोड़ो, 10 80, 80 पे 30% 24 लाख। 24 लाख में 1/12/500 डालो, 25/12/500, 25/12/500 3 लाख, 28/12/500, 28/12/500 पॉज पॉज पॉज, 28/12/500 पॉज पड़ा है, कहीं नहीं जाएगा। 28,12,500। इनकम टोटल कितनी होगी? सरचार्ज लगेगा क्या रेट से? इनकम टोटल कितनी होगी? 1,20,00,000। सरचार्ज लगेगा क्या रेट से? 15% से। क्यों 10 क्यों बोले पहले बताओ? 50 के बाद 10%, 1 के बाद 15%, तो पहले बताओ आपने 10 क्यों बोला?
15, सॉरी का क्या बात आ गया यार, क्या तो 15%। ये कितना था? 28 12 500। अब क्या सरचार्ज क्या डिसाइड हुआ? सरचार्ज क्या डिसाइड हुआ? 15% इंटू 1.15 इंटू 1.04 आंसर। तो कुछ मेरे हाथ में फिंगर्स है और कुछ मेरे हाथ में कैल्सी है, और मेरी स्पीड दोनों में ब्रिलियंट है। आया क्या? हाँ, नाम बताओ। बहादुर शाह जफर के वंशज, जफर साहब नाम बताओ। नहीं, जफर तो टाइटल हुआ, नाम क्या है? जिब्राइल, JIBRA, ये नाम है? खतरनाक नहीं है थोड़ा? इसका मतलब क्या हुआ? अरे इतना अच्छा नाम है, बता। और हम लोग इसको कैसे डरावना नाम सोच रहे हैं। पर इससे यही होता है कि जब तक किसी चीज का लॉजिक नहीं पता होना, वो डरावना ही लगता है। ओके, तो हमारे यहाँ एक फरिश्ते साहब है, और ये फरिश्ते साहब की टोटल इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इन्होंने कमाया है 120 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर से कमाया है 30। हम पूछ रहे सर बताओ टैक्स क्या होगा? तो वापस अपना फिंगर पे लाएंगे। 30 लाख पे तो पीटूंगा, शॉर्ट टर्म है ना यहाँ पे 15%, तो 30 लाख पे 15%, 4.5 लाख पड़ा है, 4.5 लाख। 120 को तोड़ते हैं, 10, 110, 110 पे 33, 110 पे 30%, 33 लाख, 110 पे 30%, 33 लाख, 33 लाख में 12,500, 34 लाख 12,500, 34 लाख 12,500, 34 लाख 12,500, 450, 34 12 500 में कैसे यूज कर सकते हो? 34 1200 500 में 450, 38 लाख 62,500 आया। आया कितना आया? 38 लाख 62,500, 38 लाख 62,500। अब पहुंच, क्योंकि अब एक नया लॉ दिमाग में इंजेक्ट करना है, सरचार्ज। इनकम कितनी दोनों मिलाते? 120 और 30, 150 लाख, 150 लाख पे सरचार्ज 15%। अब स्पीड देखो कितनी मस्त है, हटा आंसर। क्योंकि किया क्या? इंटू 1.15 इंटू 1.04। तो मैं पॉज लेता हूं सोचने के समय, बात बात ही मेरे हाथ पांव सब तेज चलते हैं। हाँ, नाम बताओ सज्जन, सज्जन नाम बताओ। ये कौन सा नाम हुआ? विकी? हाँ, ये विकी तो बड़ा खतरनाक नाम है, एक पिक्चर आई थी तुम्हारे ऊपर। विकी क्या नाम था? विकी डोनाल्ड, डोनर, डोनर, वही विकी है तुम? नाम बताओ सर, इनकम बताओ। तो हमारे यहाँ एक विकी साहब है, बड़े ही रोमांटिक टाइप के इंसान है, और उनकी इनकम है सैलरी से, तुम सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, सैलरी से इनकम है 80 लाख, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी है 20 लाख। आ जाओ साथ में है। हाँ, तो 20 लाख पे तो साइड करो, कितना? 10%, 15%, 20%, 30%, क्या होली मार दूंगा। 10% सिर्फ शेयर्स पे होता है, ये ज्वेलरी बेचा है। 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर होता है। यार ये बहुत बदमाशी करते हो यार। हाँ, इतनी सी बात तुम्हें याद नहीं रहती, बार बार बोलना पड़ रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म, चलो कान पकड़ के 7 बार बोलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे होता है 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे होता है 15%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर पे होता है 20%। कान पकड़ के 7 बार बोलो। LTCG ऑन शेयर पे 10, HTCG ऑन शेयर पे 15, अदर LTCG पे 20, LTCG ऑन शेयर पे 10, HTCG ऑन शेयर पे 15, अदर पे 20, LTCG ऑन शेयर पे, HTCG ऑन शेयर पे, अदर LTCG पे 20, LTCG ऑन शेयर पे,
10, HTCG ऑन शेयर पे 15, अदर LTCG पे 20, अदर LTCG पे 20, चलो 20। तो फाइनली क्या था, हमारे विक्की साहब की इनकम है LTCG ऑन ज्वेलरी 20 लाख, तो 20 लाख पे कितना? यार ये तो साले मरूंगा नहीं तुम्हारे सब आंसर देने से। सोचते हैं इसको इतना गलत आंसर बताएंगे आज इसका हार्ट फेल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा हार्ट फेल, तेरे जैसे 56 आया मेरे यहाँ। हाँ बता, एसटी चल 4 लाख, HTCG ऑन शेयर पे, HTCG ऑन शेयर पे, LTCG ऑन शेयर पे, अदर LTCG पे, ये क्या है अदर, इस पे कितना लगाएंगे? कितनी इनकम है? 20 लाख। 20 लाख पे 20% कितना होता है? 4 लाख कर दूं साइड। अब इनकम कितनी है? 80। 80 को तोड़ते हैं, 10 70, 70 पे कितना? 30%, 21 लाख। 21 लाख, 21 लाख में ऐसे डाल, दूध में पानी मिला, दूध वाले 21 लाख पे 1/12,500 कितना आया? 22/12,500, 22/12,500, 4 लाख, 26/12,500, 26/12,500। एक बार कैलसी में लिख के रोक देता हूं। अब पहुंच, इनकम दोनों मिला के कितनी है? दोनों मिला के इनकम कितनी है? 1 करोड़। सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा। 50 के बाद सरचार्ज लगता है ना, 10%। तो फाइनली 10%, 26/12,500 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.04, आंसर 29,88,000। छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, सरचार्ज पे आते मिस्टेक करते हो, आता सब है अप्लाई नहीं करते। कॉल तो मेरा क्या था, मैंने काट दिया, सिंपल। अच्छा कॉल आ रहा है, मतलब मेरे को बता रहे मेरे पास कॉल आ रहा है। ये तो महंगा फोन क्या खरीद लिया, कुछ भी। हाँ पापा के मोबाइल की दुकान है, डेली नया नया लेके आता है, मुझे नहीं पता। ओके ओके ओके, तो कुछ बेटर हुआ पहले से? बोलो फरिश्तो, कुछ बेटर हुआ क्या तुम्हारे पहले से? क्या बोल रहा है इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम कैलकुलेशन कर रहे हो इन मेमोरी, ऐसे ऐसे करके, मेरी तरह। बच्चों लोग की नहीं कर रहे हो, 2.5 लाख पेन, कॉपी पेन नहीं चला रहे हम लोग। तो भले हमारी टाइम लग रही है, लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ रहे, हमारा दिमाग काम कर रहा है। और भैया क्लास में हम लोग सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज ही करने आते। तो नया पढ़ाइए, अच्छा छोड़िए, ठीक है, आओ नया पढ़ते, आओ नया पढ़ते, आओ नया पढ़ते, आओ नया पढ़ते। तुम्हें बहुत देर से टैक्स रेट करा रहा हूं, तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की थ्योरीज करा, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट की कुछ थ्योरीज करा। ओके आज तो मैं बताता हूं असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपको बताना है असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं, कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, और फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, और प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं। या अल्लाह, इतने तरह के ईयर भी होते हैं। हाँ भाई साहब, इतने तरह के ईयर भी होते हैं। अब आप बताओ इसमें से कौन सा ईयर है? आप सबसे पहले स्टार्ट करो यहां से, बताओ कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। नाइस, पहला आंसर राइट। फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च, चलो दूसरा भी राइट। अब बताओ अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं? बोलो 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 बोलो,
1 अप्रैल से 31 मार्च, या कम बेसी भी हो सकता है? बोलो बोलो फटाफट, 1 अप्रैल से 31 मार्च या कम बेसी भी हो सकता है? अरे वर्चुअल वालों कुछ तो बोलो नालायको। हाँ, इतनी देर से पढ़े जा रहे हो, एक उत्तर नहीं देते, खाली उत्तर लिए जा रहे हो। उत्तर दे, उत्तर ले, ये हुआ गिव एंड टेक। चुट्टे कहेंगे, सिर्फ लिए जा रहे हो मेरे से। देगा कौन? हाँ आओ बताओ क्या। यदि मैं यदि अपना अकाउंट्स दिवाली से दिवाली बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम दिवाली टू दिवाली? बना सकता हूं। तो फिर आपने अप्रैल से मार्च क्यों बोला? एंड आंसर इज, सर आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस का अकाउंट्स बनाना है, जो आपको सूट करे वैसे बनाइए। इट कैन बी जैन टू दिसंबर, इट कैन बी अप्रैल टू मार्च, इट कैन बी दिवाली टू दिवाली, इट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग। आपकी मर्जी, जो बनाना बनाइए, हमारे क्या है। लेकिन इनकम टैक्स वाले आपका दिवाली टू दिवाली ईयर नहीं मानेंगे। वो जब आपको बोलेंगे ना बैलेंस शीट भिजवाओ, पीएल भिजवाओ, तो वो पीएल होना चाहिए अप्रैल से मार्च। तो बेटर है आप भी अप्रैल से मार्च ही बना लो। नहीं, हमारा सेंटिमेंट है, हम दिवाली टू दिवाली मनाएंगे। बताइए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी बैलेंस शीट जैसे बनाना चाहो, यू आर अलाउड। बट इनकम टैक्स वाले जब भी मांगेंगे ना बैलेंस शीट भेजो, तो उस समय आपको 1 मार्च वाली बैलेंस शीट भेजनी पड़ेगी। वो हम भेज देंगे, लेकिन हम अपना दिवाली टू दिवाली मनाएंगे। हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, नो प्रॉब्लम। तो अकाउंटिंग ईयर एज पर योर चॉइस। लेकिन सिंस हर लॉ में अप्रैल से मार्च वाला पीएल मानता है, इसलिए प्रैक्टिकली सारे बिजनेसमैन अप्रैल से मार्च वाला ही बनाते हैं। परंतु किसी लॉ में ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर कैसा बनाए, वो आपको जो बनाना बनाइए। हम जब आपसे बैलेंस शीट मांगेंगे तो मार्च वाली बैलेंस शीट देना, हम आपसे जब पीएल मांगेंगे तो अप्रैल से मार्च वाला पीएल देना। ठीक है, बात क्लियर? अब ये दो बचे, कौन सा? असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। और ये दोनों टेक्निकल है। ये है सेक्शन 29 में और ये है सेक्शन 3 में। पहले मैं तुम्हें सेक्शन 29 बताता हूं, असेसमेंट ईयर। तो लॉ ने असेसमेंट ईयर को सेक्शन 29 में डिफाइन किया है और उसमें लिखा है, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. Assessment year as per section 29 is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. Assess मतलब evaluate होती है, compute होती है, determine होती है, नापी जाती है, measure की जाती है, that is assess. बात क्लियर? याद हो गया? एक बार बोलो, असेसमेंट ईयर। बोलो बोलो बोलो, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंडिंग ऑन 31st मार्च, इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। 4 लाइन ही तो है, पूरा तो पूरा याद कर। असेसमेंट ईयर याद हुआ 29। अब सेक्शन 3। सेक्शन 3 डिफाइन करते समय लॉ अचानक कंजूस हो और एक लाइन में सल्टा दिया और ये बोलते हैं, प्रीवियस ईयर इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। खत्म। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? इट इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट। तो देखो ये भैया आपने पढ़ लिया कानून। कानून पढ़ने से कुछ नहीं होता, कानून समझने से होता है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या, मैं तुम्हें ये समझा। आप इस साल जितना भी कमाए ना, तो इस साल को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ये नाम थोड़ा अजीब है, इसका नाम हिसाब से होना चाहिए करेंट ईयर। इस साल आप जितना भी कमाए ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और इसका असेसमेंट होगा अगले साल में, तो अगले साल को बोलेंगे असेसमेंट। हिसाब से नाम होना चाहिए करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। समझने के लिए सही है, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। लेकिन इन्होंने तो नाम दिया वही फॉलो करो।
इन्होंने बोला हम लोग इस साल में असेसमेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है असेसमेंट ईयर, और हम लोग इस साल पिछले साल की इनकम को असेस करते हैं, तो इस साल को बोलेंगे प्रीवियस। तो ये अपने हिसाब से डिफाइन किया है, कंज्यूमर के हिसाब से नाम हो रहा है, ये तो करंट साल है, इसका असेसमेंट अगले साल होगा। तो हमारे लिए ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर। और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं इस साल असेसमेंट कर रहे हैं, पिछले साल की इनकम था, इस साल असेसमेंट कर रहे हैं, पिछले साल की इनकम था। तो ये हो गया असेसमेंट ईयर और ये हो गया प्रीवियस ईयर। बात क्लियर? मोटा मोटी बुद्धि इतनी है कि 20-21 में जितना कमाओगे 21-22 में असेसमेंट होगा, 21-22 में जितना कमाओगे 22-23 में असेसमेंट होगा, 23-24 में जितना कमाओगे 24-25 में असेसमेंट होगा, और 22-23 में जितना कमाओगे 23-24 में असेसमेंट होगा। तो 22-23 तुम्हारा हो गया प्रीवियस ईयर और 23-24 हो गया असेसमेंट ईयर। जिस साल की इनकम कंप्यूट हो रही है वो हो गया प्रीवियस ईयर, और जिस साल की इनकम कंप्यूट जिस ईयर में हो रही है वो ईयर हो गया असेसमेंट। हो गया ना बात क्लियर? याद करने के हम घुट्टा मार लेते पूरा, समझा हुआ अलग तरीके से, याद अलग तरीके से किया। दो ब्रेन है हमारे पास। असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 29, it is a period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March in which income of previous year is assessed. And what is previous year? It is the year just preceding the assessment. अब एक बात बताओ, ये लॉ वाले क्या दारू पीते हैं क्या तुम्हारी तरह? बताओ बताओ, तुम्हारी तरह दारू पीते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये तुम्हारी तरह दारू पीते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये तुम्हारी तरह दारू पीते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दो। तो आंसर इज काहे पूछ रहे हैं? दारू वैसे क्या बात आ गया है, क्योंकि हम भी दारू लाए हैं आज। दारू का बात इसलिए आया कि भैया जी जब आप असेसमेंट ईयर को डिफाइन किए तो अपने आप तो क्या सजा के बोल रहे थे, इट इज द ईयर ऑफ 12 मंथ्स। ये बोलने का बात होता है, इट इज द ईयर ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंडिंग ऑन मार्च। फिर लास्ट में काम की बात बताए, इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। तो फिर प्रीवियस ईयर को भी इतना प्यार से काहे नहीं बताया? इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंडिंग ऑन 31st मार्च विच इज जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ऐसे बताते, ये बायसनेस का है, एक को इतना प्यार से बताया, एक को इतना इतना ऐसे चल 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 तेरा हो गया तेरा हो गया, ऐसे काहे बताओ काहे? सेक्शन 3 में ऐसा बायसनेस का है? क्या ये लॉ वाले दारू पीते हैं? एंड आंसर इज लॉ वाले दूध पीते हैं। वो एकदम परफेक्ट बताते, बॉर्न बीटा। वो बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को हमने 12 महीने का इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो, क्योंकि लॉ जब कुछ बोलता है तो उसका एक मतलब है और जब नहीं बोलता तो उसका भी एक मतलब है। तो 12 महीना क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानता है कि प्रीवियस ईयर कभी कभी 12 महीने का नहीं भी हो सकता। और इसको ऐसे नहीं बोला कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एवर। लिटरली प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स व्हेन सोर्स ऑफ इनकम, प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट्स। तो सपोज तुम यंग बच्चे अचानक मिलके 13 जुलाई को एक पार्टनरशिप फर्म बनाए और बिजनेस शुरू कर दिए। कौन सी तारीख को? 13 जुलाई को। तो फिर बताओ तुम्हारा प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक होगा? 13 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो फिर बताओ प्रीवियस ईयर 12 महीने का हुआ क्या? और भूल से बोल देता है इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो गड़बड़ हो जाता। तो लॉ जब कुछ बोलता है तो उसमें भी संजीदगी है, और जब कुछ नहीं बोलता तो उसमें भी संजीदगी है। इट स्पीच प्रॉपर, दरकार है तो पूरा बोलेगा, नहीं तो सरक लेगा। तो फाइनली प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, इट जनरली स्टार्ट्स व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम कमेंस। ठीक है, अगली बात करें। अगली थ्योरी आती है, पहले तुम्हें दिखा देता हूं, मैट में है ना ये सब है भाई। असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 29 नजर आया? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल
पढ़ लिया, अरबियन लैंग्वेज में बोला था। प्रीवियस पढ़ लिया, अरबियन लैंग्वेज में था। अकाउंटिंग पढ़ लिया। ये 3 मैंने आपको अरबियन लैंग्वेज में सुनाया। अरेबिक लैंग्वेज बहुत प्यारी होती है, मुझे बहुत अच्छे से आती है। अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। कहां गया है? छोटे कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया मेरे को। चलो यही होगा। रिलेशन बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। नॉर्मली रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में असेस होगी, यही इनका रिलेशन है। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में असेस होगी। लेकिन इस थंब रूल का, इस साल की इनकम अगले साल असेस होगी, इस थंब रूल का 5 एक्सेप्शंस है। यानी 5 ऐसी अलग अलग बातें हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में असेस नहीं होती, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस होती। हाँ हाँ, ऐसे भी केस है। हाँ, कितने केस है? 5। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, लॉजिक से आ जाएगा। 5 ऐसी केसेज है जिसमें डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगा, डिपार्टमेंट इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स ले लेगा। तो दिमाग में आ रहा है क्यों तो ताड़ा किसे, इतनी हड़बड़ी क्या है, काय को इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स क्यों? चेक करो। नंबर 1, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस। तुमने राखी पे एक वेंचर किया, चाइना से राखी मंगाई, इंडिया में बेची, 20 दिन का तुम्हारा वेंचर था। बताओ तुम्हारा राखी खत्म, सारा वेंचर खत्म, अब डिपार्टमेंट अगले साल का वेट क्यों करेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स दो। शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस। दूसरा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तुम लोग 3 पार्टनर ले थे, पिछले 15 साल से धंधा कर रहे थे, इस साल पार्टनरशिप ब्रेक, ये जा रहा अमेरिका, ये जा रहा यूके और ये जा रहा ऑस्ट्रेलिया। तो डिपार्टमेंट अगले साल का वेट करेगा क्या? डिपार्टमेंट इसी साल टैक्स। पहला क्या था? शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तीसरा, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली। मैं यहां पे बहुत कमाया, अब मैं फाइनली जा रहा हूं दुबई, ऐसे ऐसे जैसे बस अब हो गया, दुबई जा रहा अपने, तो अब अपने दुबई जाके वहीं पे रहेंगे। तो लौट जाते समय बोलेगा नहीं मुंद्रा जी इस साल का टैक्स देते जाइए, इस साल का टैक्स तो अगले साल देना है ना। तो बोले कि इस बात का अगले साल भैया जी, अगले साल आप दुबई में रहोगे, हम कैसे टैक्स निकलवाएंगे? तो इफ अ पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, तो लॉ इसी साल टैक्स ले लेगा। नेक्स्ट, अ पर्सन सेलिंग आउट इज प्रॉपर्टी टू इवेड टैक्स। अ पर्सन सेलिंग आउट इज प्रॉपर्टी टू इवेड टैक्स। ये समझाता हूं। इवेड टैक्स, टैक्स की चोरी। इवेड, नाम बताओ सज्जन। तो मेरा नाम है विकी कौशल। तुम्हारे एक बंदा है विकी, ठीक है। तो ये विकी लड़का जो है ना, ये गया कौन बनेगा करोड़पति में, वहां पे खेला और वहां पे 5 करोड़ जीत गया। हाँ, अमिताभ जी में ओहो तालियां बजती रहे, 5 करोड़ का चेक करके विकी को दिया। विकी 0 दी ना, आ गया। जब घर आया तो लोगों ने बोला देख विकी कौन बनेगा करोड़पति में, 5 करोड़ जीता है, इस पे 30% टैक्स लगेगा। विकी कैलकुलेटर निकाला, 1.5 करोड़ मैं नहीं दूंगा मोदी को, 1.5 करोड़ कुछ नहीं दूंगा। 5 करोड़ जीता है, 1.5 करोड़ नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा मोदी को, बैठ। वो ममता दी देखो नामा दी टैक्स निच्छी, ममता वे पीछे ने जाती को नामी। तो फाइनली ये टैक्स नहीं देने वाला, 1.5 करोड़ का टैक्स नहीं देने का इसका नियत आ गया। तो लोगों ने इसको समझाया, मोदी तेरा गला पकड़ के 1.5 करोड़ टैक्स निकाल लेगा। बोला कैसे निकाल लेगा? बोला तेरा सब प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब बेच देगा, तुमसे टैक्स निकाल लेगा। ऐसा ये 5 करोड़ लिया
और अपना जो जो 5 करोड़ से सामान लिया था ना, इसने सारे सामान बेच बाच के उड़ा दिया। अब बताओ बाद में गवर्नमेंट इससे टैक्स कैसे निकलवाएगी? क्या जब्त क्या करेगी? इससे क्या निकलवाएगी? इसका सर्ट खुलवा के क्या होगा? सारा प्रॉपर्टी बेच चुका है, अब इसका सर्ट खुलवा के क्या मिलेगा तुमको? है ना? इसलिए गवर्नमेंट कभी ये काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट बीच में आ जाएगा। जब एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, गवर्नमेंट हाथ पकड़ देगा, प्रॉपर्टी क्या बेचता है? हमारा प्रॉपर्टी हम बेचेगा? अच्छा बेचना, रुक जाओ, पहले टैक्स तो दो इस साल का, अब बेचो। When a person selling out its property with an intention to evade tax, तो फिर गवर्नमेंट इस साल की प्रॉपर्टी पे इसी साल टैक्स ले लेगा। ठीक है? ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपना सारा पैसा वैसा बेच बाच के फिर अचानक गायब हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको पहले से ही प्रॉपर्टी बेचते समय रोक लेती है। क्या था? प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में असेस हो जाती है। ऐसे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, discontinued business, person selling out his property with an intention to evade tax, person going outside India permanently, और लास्ट पॉइंट बचा एक नॉन रेसिडेंट शिप जब इंडिया में आता है तो इंडिया से पैसेंजर उठाया, फिर वो चला जाएगा फॉरेन, फिर हम उससे टैक्स कैसे लेंगे? तो जब भी नॉन रेसिडेंट शिप इंडिया से आएगा तो जाने के पहले हमारा डिपार्टमेंट रुकेगा, बोलेगा टैक्स तो फिर जाना। तो नॉन रेसिडेंट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर, बट इट हैज 5 एक्सेप्शंस। एग्जम्पशन नहीं, एक्सेप्शंस। नंबर 1, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, discontinued business, person going outside India permanently, person selling its property with an intention to evade tax, and non-resident assessee engaged in shipping business. ओहो ओहो ओहो, ये कैसे याद होगा? ओहो हो। शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, selling his property to intention to evade tax, non-resident assessee। ओहो, इसका पता नहीं है। ऐसे बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज, नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज। तो नंबर 1 ड्यूरेशन बिजनेस, नंबर 2 डिसकंटिन्यूड बिजनेस, नंबर 3 पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, a person selling out property to evade tax, and non-resident assessee engaged in shipping business। सारा याद हो गया क्या? नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। इससे चीजें मेमोरी को सपोर्ट मिलता है। ऐसे जानकार लोग बोलते हैं कि मेमोरी जो है ना वो लंगड़ी होती है, लंगड़ी ऐसे ऐसे चलती है, उसको जब कोई सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी चलती है। तो निमोनिक्स तो क्या मिलता है? सपोर्ट मिल जाता है लंगड़ी मेमोरी। अब आप ये पॉइंट कभी भी बोल पाएंगे, नॉन रेसिडेंट एसएससी इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया परमानेंटली, पर्सन जो टैक्स की चोरी करने के लिए सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है? नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज। तो आज आपने एक थ्योरी भी कर ली, अगली थ्योरी एक और कराता हूं, क्योंकि टैक्स तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है भाई। और तुम्हें थ्योरी कराता हूं एसएससी। थ्योरी का नाम क्या है? एसएससी। पढ़ते हुए 1.5 घंटे हो गए, मालूम पड़ा क्या? अभी आधे घंटे और बीत जाएंगे चलते चलते, और तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी। सेक्शन क्या है? 2(7). पहले मुझे इस लिटरेचर का मतलब बताओ। एसएससी, एसएससी मतलब क्या? इतना अजीबोगरीब वर्ड क्यों? लॉ जो बनाता है वो क्या बताओ, इंग्लिश बहुत झाड़ता है कि इंग्लिश सिंपल लिखता है?
सिंपल लिखता है कि झाड़ता है? एकदम टफ टफ वर्ड लिख के बनाओ, रविंद्रनाथ टैगोर की लाइब्रेरी बनाओ, वहां से टफ टफ वर्ड लिख लिख के डालो। रविंद्रनाथ टैगोर की कभी इंग्लिश पोएम पढ़ा है? वो सब बाउंस जाती कटाकट। शेक्सपियर से भी टफ इंग्लिश लिखता हूँ, गजब खतरनाक आदमी उसकी इंग्लिश। तो बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर वाला आदमी लॉ बनाता है कि हमारे जैसा साधारण आदमी लॉ बनाता है? तो जब साधारण आदमी लॉ बना रहा है तो एसएससी जैसा टफ वर्ड क्यों यूज किया? एसएससी की जगह वर्ड होना चाहिए था टैक्स पेयर। नहीं, इतना सिंपल नाम है टैक्स पेयर। ये एसएससी वर्ड कहां से आया? नहीं, तो देखो एसएससी वर्ड कहां से आया, मैं तुम्हें ये समझाता हूं। अच्छा बताओ, पेमेंट वर्ड सुना है क्या? पेमेंट बताओ, पेमेंट मतलब सुना है? तो पेयर मतलब कौन, और पेई मतलब कौन? जिसको पैसा मिलता है। लीज वर्ड सुना है क्या? तो लेसर मतलब कौन? जो भाड़े पे दिया। लेसी मतलब कौन? जो भाड़े पे लिया। अच्छा बताओ, असेसमेंट मतलब सुना है क्या? तो असेसमेंट मतलब इनकम निकालना। तो बताओ, एसेसर मतलब कौन? जो असेस किया। एसएससी मतलब कौन? जिसका असेसमेंट हुआ। तो बताओ, एसएससी प्रॉपर वर्ड है कि टफ वर्ड है? प्रॉपर वर्ड है, क्योंकि इनकम टैक्स में जिसका असेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं एसएससी। समझ में आया वर्ड कहां से आया? तो चलो भैया, ये तो समझ में आ गया। अब अपने बात कर रहे एसएससी कहते किसे हैं। तो एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 27 में दिया हुआ है, और उसमें फिर 5 पॉइंट। अरे ये 5 मुझे छोड़ेगा। तो एसएससी मतलब 5 पॉइंट। 2 सबसेक्शन 7 5 पॉइंट। इन्होंने बोला एसएससी मीन्स, एसएससी मीन्स नंबर 1, a person who is liable to pay tax. A person who is liable to pay tax, to pay income tax, to pay tax. B number, a person who is liable to pay interest or penalty under this act. Interest or penalty under this act. तो कोई बंदा जिसको इस लॉ में कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में कोई पेनल्टी देना है, इंटरेस्ट देना है, तो कुछ तो देना है ना, तो बी एसएससी। नंबर सी, एसएससी मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट whom some proceedings are going on. SSC means a person against whom some proceedings are going on. बताओ पॉइंट समझ में आया क्या? नहीं मैं समझाता हूं। तुम लोग इसको देख रहे नाम, इसका नाम है फरिश्ते। फरिश्ते फरिश्ते बोल के हमारे यहाँ एक लड़का है, ये बड़ा ही स्मार्टली रहता है यार, बड़ा स्मार्टली रहता है। हाँ बड़ा स्मार्टली रहता है, एकदम ब्रांडेड हेयर स्टाइल, ब्रांडेड गूगल्स, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड जीन्स, और पूरा पूरा ब्रांडेड रहता है। ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड शू, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड, मतलब पूरा ब्रांडेड। तो अपने को तो फर्क नहीं पड़ता, अपने देख नहीं रहे हैं, लेकिन जिनको फर्क पड़ता है उनको फर्क पड़ता है। सब बोलते वाह वाह। एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी इसको पर नजर पड़ गई। वाह, ये घड़ी कम से कम 35,000, 3.5 लाख की ओरिजिनल है, 3.5 लाख की, 3.5 लाख की घड़ी। ये गूगल्स कम से कम 40,000 का, ये शू कम से कम 35,000 का, ये जीन्स कम से कम 18,000 की।
मोबाइल फोन क्या सस्ती बात कर लिया, 1.5 लाख, 1.5 लाख तो अपने पास रहता है, 3.5 लाख का मोबाइल, लैपटॉप कम से कम 4 लाख का। डिपार्टमेंट बोला यार ये अरबपति इंसान कहाँ से आया यार, चेक कर अपने रिकॉर्ड्स में। हमने रिकॉर्ड में चेक किया, फरिश्ते नाम से कोई लड़का ही नहीं है। ये इतना पैसे वाला अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया। डिपार्टमेंट ने एक दिन सारी छानबीन करके इसके ऊपर रेड मार दी। रेड समझता अजय देवगन, रेड मार दी। रेड मारी तो इससे घर में कुछ नहीं निकला। लड़का सिंपल सा लड़का है, पेइंग गेस्ट में रहता है। पूरी तिजोरी खोली तो 350 रुपया मिला और कुछ नहीं मिला। और जो सूज वूज बोला मंदिर से वो सूज उठा के लाया था, और गॉगल्स जो दोस्त का मान रहा हुआ था, लैपटॉप जो कंपनी ने दिया था, और जो शर्ट है वो मान रहा हुआ है, और जो वो है वो दोस्त की लॉन्ड्री से पहन के लिया था। इस तरीके से सब अरेंज करके रहा था। आदले के पास कुछ नहीं। आदले के पास क्या है? तिजोरी भर में 350 रुपए। डिपार्टमेंट बोला धत। अब बताओ डिपार्टमेंट इससे टैक्स निकलवा पाएगा क्या? इंटरेस्ट निकाल पाएगा क्या? क्या ये एसएससी है क्या? एसएससी मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट whom some proceedings हुआ। इस साल ये एसएससी। So SSC means a person who is liable to pay tax. SSC means a person against who is liable to pay interest penalty. SSC means a person against whom some proceedings are going on. Number 4. A representative SSC. SSC means a representative SSC. Representative SSC. रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब एक छोटी सी बच्ची है भाईजान, कौन सी भाईजान की बच्ची, कौन सी बजरंगी भाईजान की। बजरंगी भाईजान की एक छोटी सी बच्ची है, कोई 9 साल की, बड़ी स्वीट है। वो साल का कोई 2 करोड़ कमा ली शो में जा जाके, पिक्चरों में काम कर करके। तो इस बच्ची के 2 करोड़ की इनकम होती। बच्ची को टैक्स देना पड़ेगा क्या? 2 करोड़ पे टैक्स हो गया मोटा मोटी समझ लो 60-70 लाख। तो बच्ची क्या स्कूल बैग में 60-70 लाख भर के अंकल किसको टैक्स दूं ऐसे पूछेगी क्या? तो वो 60-70 लाख टैक्स कैसे देगी? तो आंसर इस बच्ची नहीं देगी। बच्ची के बिहाफ में कोई और मिस्टर बजरंगी भी दे सकते हैं, या कोई उनके पापा मम्मी कोई भी दे सकते हैं। तो बच्ची एसएससी है क्या? एंड आंसर इज यस, बिकॉज बच्ची इज लायबल टू पे टैक्स। पॉइंट नंबर 1। उससे पापा एसएससी है क्या? एंड आंसर इज यस, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। वो बच्ची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही माइनर के केस में उसका वार्ड या गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, मंदिर के केस में उसके ट्रस्टी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है। भगवान जी आके टैक्स नहीं देते, बट भगवान जी लायबल टू पे टैक्स। यस, भगवान जी आके तुमको टैक्स देंगे, ओ माय गॉड। तो आंसर इज भैया भगवान जी नहीं देंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो आप बैठो ना यहाँ पे, वो सब टैक्स रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एज पर सेक्शन 27 means a person who is liable to pay income tax. A person बोलो अरे जितना फेफड़ा मेरा फुलवाओगे उतना फेफड़ा तुम्हारा भी फुलना चाहिए। हाँ, एसएससी means a person who is liable to pay income tax, liable to pay interest or penalty, against whom some proceedings are going on, who is a representative SSC, and last, a person who is an SSC in default. SSC in default. तो मिस्टर अजय जी अग्रवाल, आपको बताना है व्हाट डू मीन बाय SSC in default. टेक योर टाइम, आराम से बताओ। SSC in default मतलब क्या? एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब क्या? मतलब
मतलब लायबल है पे करने के लिए, परंतु उसने पे नहीं किया। जैसे अपना विकी, वो कौन बनेगा करोड़पति में कितना जीता था? 500। उसने टैक्स दिया था क्या? नहीं दिया। क्या किया? सारा पैसा उड़ा दिया। अभी क्या कर रहा है? खाली बैठा है, खाली बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो लॉ ने बोला भैया 5 करोड़, भाई तुम्हारा 5 करोड़ पे 1.5 करोड़, बच्चा कुछ नहीं अपने पास, खाली चमटा है, कमंडल है, लंगोटी है, जो लेना ले ले। तो बताओ गवर्नमेंट इसका कमंडल, चिमटा, लंगोटी लेके कुछ करेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला सुनो, ऐसा होते ही दे देना। अब ऐसा आदमी को जेल में डालने से क्या फायदा, और रोटी खाएगा। बैठा है, साधना करता है। इस साल क्या किया इसने? टैक्स नहीं दिया। इस साल इसको बोलेंगे एसएससी। अगले साल भी साधना कर रहा है। अब बताओ अगले साल इसको क्या बोलेंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। जब तक ये गवर्नमेंट का पैसा चुका नहीं देता, देखो टैक्सेस तो सिर्फ 1 साल देना था, उसके बाद तो बंदा कमाया ही नहीं, उसके बाद तो बंदा साधना कर रहा है, जीरो टैक्स, कुछ कमाया नहीं तो टैक्स देना भी नहीं है। लेकिन जब तक वो वाला टैक्स जो बाकी है जब तक चुका नहीं दे, तब तक तुम जिंदगी भर माना जाएगा एसएससी, क्योंकि तुम्हारा कैटेगरी है यू आर एसएससी इन डिफॉल्ट। तुम इनकम टैक्स से रिकॉर्ड में एसएससी, क्योंकि अभी तक तुम्हारा वो पुराना टैक्स बाकी है, इसलिए तुम्हारा नाम है एसएससी इन डिफॉल्ट। और जब तक तुम एसएससी इन डिफॉल्ट है तब तक तुम एसएससी। वंस एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब परमानेंटली आप माने जाओगे एसएससी। हुआ क्या? कोई भी लॉ सीखने के लिए ना आपको पूरा अपने आप को अर्पित करना पड़ता है, समर्पण नहीं, अर्पित करना पड़ता है, तब जाके वो लॉ आपका हो जाता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अर्पित करना पड़ता है। Who is SSC? SSC means a person who is liable to pay tax. SSC means a person who is liable to pay interest or penalty. SSC means a person whom some proceedings are going on, who is a representative SSC and who is an SSC in default. अर्पित करना पड़ता है ना? इसको क्या बोलते हैं? लंगड़ी मेमोरी को सपोर्ट देना। तुम 5.87 हमेशा बोल पाएगा? नॉट श्योर। लेकिन अब यदि तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड है अर्पित, तो तुम बोल देगा, मोटा मोटी बोल देगा। ए फॉर क्या था? ए फॉर क्या था? एसएससी इन डिफॉल्ट, आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और पी मतलब प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, आई मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी देना है, टी मतलब टैक्स देना है। तो लो भैया, ये हमारी टैक्स की थ्योरी, जितने हमारे प्रैक्टिकल प्यारे होते हैं उतनी हमारी थ्योरी भी प्यारी होती है। ओके, सेक्शन क्या था? 27। तो भैया बहुत सारी हो गई। एसएससी मींस अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, अ पर्सन इज लायबल टू पे इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर आईटी एक्ट, अ पर्सन हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अ पर्सन अगेंस्ट whom some IT proceedings are going on, a person who is an SSC in default। सर एग्जाम में सब पूछता है। हाँ हाँ, ये फाइनल लेवल तक कई बार। अब अपने देखो, बार बार पढ़े, एसएससी मींस अ पर्सन 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 पर्सन। मन में क्वेश्चन आ रहा है हु इज पर्सन? तो पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दिया हुआ है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बोला हुआ है कि पर्सन इंक्लूड्स। देखो एसएससी जब बोले थे ना तो बोले थे एसएससी मीन्स, और जब पर्सन बोल रहे ना तो बोल रहे पर्सन इंक्लूड्स। ये मीन्स और इंक्लूड्स का डिफरेंस क्लियर होना है। मीन्स मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं मतलब हम जो बोल रहे हैं वही है, और इंक्लूड्स जब हम लोग बोल रहे हैं मतलब ये तो है ही और भी हो सकता। तो इंक्लूड्स इज एन एग्जाम्पल वाली डेफिनेशन और वाली डेफिनेशन। मीन्स से जब कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो उसका मतलब जो बोला जा रहा है बस वही और कुछ नहीं। जेटा आमी बोलছি সেটা আর বেশি বুদ্ধি লাগাবে না, বুঝিয়েছি তো।
जो बोल दिया बस वो मीन्स मतलब। और जब इंक्लूड्स आता है मतलब अपना बुद्धि लगा सकते हो, व्हाट आई एम सेइंग दैट इज ओनली इंक्लूसिव। हाँ, जैसे मैं बोलता हूं एसेट मीन्स फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, तो इसका मतलब होता है एसेट मतलब सिर्फ चार, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब उसमें तुम्हारा पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल एसेट नहीं होता। लेकिन जब मैं बोलूंगा एसेट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इसका मतलब गुडविल भी एसेट हो सकता है। हाँ हाँ, तो यहां पे क्या है, तो जहां पे मीन्स है वहां मीन्स लिखना पड़ेगा, जहां पे इंक्लूड्स है वहां इंक्लूड्स लिखना पड़ेगा। लोग हम लोग से पूछते हैं कि लॉ तो क्या एज इट इज लिखना पड़ेगा क्या? तो भैया लॉ को एज इट इज तो तुम क्या, तुम्हारा सर मिलके भी नहीं लिख पाएगा। लॉ को एज इट इज लिखना तुम और तुम्हारे सर दोनों मिलके भी नहीं लिख पाओगे। लॉ तो एज इट इज कोई नहीं लिख पाता। लॉ को हम लोग समझते अपनी भाषा में लिखते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको समझदार लोग चेंज नहीं करते। वो मीन्स की जगह मीन्स ही रहेंगे, इंक्लूड्स की जगह इंक्लूड्स ही रहेंगे। बाकी आप लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते। बात समझ में आई? समझ में आई। तो व्हाट इज पर्सन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन इंक्लूड्स। और पर्सन इंक्लूड्स बोलने पे इन्होंने 8 पॉइंट की डेफिनेशन बना दी। इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। फिर से बोलिए, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। वापस से लीजिए, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP मतलब कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हाँ, नंबर है 3 नंबर का है, इतने लिखेंगे और क्या लिखेंगे। बारे में तुम क्या लिखेगा बता तो? नहीं आज तुम छेड़ा है तो बता। इंडिविजुअल के बारे में क्या लिखोगे बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल? वीडियो बार बार रुक रही है बिकॉज इंटरनेट का डिस्टर्बेंस है, मुझे भी यहाँ पे मालूम पड़ रहा है अजय जी। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी भी नहीं रुक रही है जिससे पढ़ाई का फ्लो टूट जाए। बात यहाँ पे बीच में भी दिखाया था कि ड्यू टू इंटरनेट एरर एक बार आपका रुका है। ओके, एक एक करके मतलब समझते हैं। पहले मुझे बताओ इंडिविजुअल मतलब कौन? पर्सन मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब पर्सन। इंडिविजुअल मतलब क्या? सिंगल मतलब शादी नहीं हुआ वो। तो इंडिविजुअल मतलब क्या? वो बोला एक एक के बारे में लिखेंगे। हम बोला इंडिविजुअल मतलब क्या पता? अब वो तो रेसिडेंट इंडिविजुअल हुआ, रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं पूछ रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या? अकेला। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बताना इंडिविजुअल है कि नहीं है। ये है, आप में से पैसा कौन कमाना चाहता है? बहुत ज्यादा, बहुत पैसा। विकी बहुत पैसा कमाना चाहता है। हमारे एक लड़का है विकी, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है और भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हाँ बोलो। ऊपर वाला चीज ही ऐसी है, जो जो मांगेगा सबको सब देगा। तो हमारा विक्की बहुत पैसा कमाना चाहता था, तो भगवान ने उसको बहुत पैसे दिए, बहुत पैसे दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देते देते इसके पास पैसे हो गए कोई 6,000 करोड़ रुपए। खुश हो? अरे खुश हो? 6,000 CR, खुश हो? मन में नहीं रह गया तो? लेकिन 6,000 करोड़ देते देते इसकी थोड़ी उम्र आ गई रे, थोड़ी उम्र आ गई, और उम्र आ गई, और उम्र आते आते ये उम्र मोटा मोटी अभी हो गया है 62 इयर्स का। खुश हो तो? 62 इयर्स में इसके पास 6,000 करोड़ है। अब वो चेहरा खुश नहीं है इसका। इसका मतलब ये हुआ
कि 6,000 करोड़ से ज्यादा अच्छी है जो अभी तुम्हारे पास है, तुम्हारी उम्र। समझा? अभी जो चीज तुम्हारे पास है वो 6,000 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। तो अभी खुश रह नालायक, 6,000 करोड़ से खुश। 2 पांव पे खड़े ही का कम है। तो फाइनली 6,000 करोड़ हमारे भाई साहब ने कमा लिया और उम्र आ गई 62 ईयर्स। अब जाने की चिंता सता रही है, उम्र हो गई है, शादी वादी हो रखी है, 2 टाबरे हैं। एक का नाम है बॉटल और एक का नाम है छल्ला। छल्ला क्योंकि इसका एक नालायक बेटा है जो दिन भर दारू पीता रहता है, इसलिए उसका नाम रखा गया बॉटल। और एक है जो दिन भर धुआं उड़ाता रहता है, तो उसका नाम है छल्ला। अब ये दोनों नालायक औलाद, मतलब जेब में यदि 5,000 रुपया भी होगा तो वो जाके दारू पी लेगा, और इसके पास 5,000 भी होगा तो कागज पुड़िया होके फिर छल्ला उड़ाएगा। दोनों महान नालायक। बेचारा विकी परेशान हो गया, बोला क्या करूं यार, पैसे तो इतने इकट्ठे हो गए, लेकिन किसको दूं ये पैसे? इसको दूंगा साला सारा पी जाएगा, उसको दूंगा साला सारा धुआं बना देगा। तो फाइनली विक्की नाराज होके बमक के अपने सारे पैसे अपनी प्यारी पुसी कैट के नाम पे कर दिया। अपने सारे पैसे प्यारी पुसी कैट के नाम पे कर दिया। पुसी कैट के नाम पे कर दिया। किस नाम पे कर दिया? पुसी कैट के नाम पे कर दिया। तो अब इस पुसी कैट का मालिक हो गया कौन? 6,000 करोड़ का मालिक कौन हो गया? पुसी कैट। पुसी कैट का ट्रस्टी इसने अपने दोस्त मिस्टर रितेश को बना दिया इसका ट्रस्टी। रितेश को पैसे से कोई खास मतलब नहीं है। रितेश ने 6,000 करोड़ की एफडी कर दी। अब पुसी कैट के पास 500 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम आती है। क्वेश्चन, क्या पुसी कैट को टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या पुसी कैट एसएससी है? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी तो रितेश है, पुसी कैट एसएससी है बिकॉज पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स इज एन एसेट। क्या पुसी कैट इंडिविजुअल है? सिंगल, अनमैरिड? बता, पुसी कैट एसएससी है? इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल? इंडिविजुअल? हाँ ना बोलो फटाफट। तो बताओ इंडिविजुअल मतलब कौन? ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग? एंड आंसर इज इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग। तो पुसी कैट हमारी इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं आती। पुसी कैट आती है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में, और इंडिविजुअल में आते हैं सिर्फ आप और हम, ह्यूमन बीइंग। ठीक है? एचसीएफ का मतलब लास्ट क्लास बता दिया था, हिंदू लॉ से गवर्न होने चाहिए, हाँ, एक ही फैमिली के मेंबर होने चाहिए और अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंपनी का मतलब जानते हो? कंपनी मीन्स बोल दो ठाकुर जमाना क्या कहेगा। हाँ, कंपनी मीन्स, अरे कंपनी मीन्स एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। छोटे कहीं थे, कंपनी लॉ पढ़ के आए आप, क्यों फालतू इतना सोच रहा था? सीधा रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है तो कंपनी है, और क्या। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। एओपी बीओआई मतलब एओपी बीओआई मतलब एओपी बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कोई बात नहीं, जब 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं तो या तो कंपनी होंगे, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लिया,
या फिर एचयूएफ होंगे, एचयूएफ की डीड बना दी होती, कॉमन फैमिली है, या फिर पार्टनरशिप होंगे, पार्टनरशिप डीड बना के काम कर लिया। लेकिन सपोज तुम तीनों फ्रेंड एक साथ एक धंधा शुरू किए, ना कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराया, ना तुम लोग एचयूएफ हो, और ना ही तुमने कोई पार्टनरशिप डीड बनाया। तो सिंस तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए तुम लोग पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो, कंपनी नहीं हो, एचयूएफ नहीं हो। तो फिर तुम तीन जो मिलके काम कर रहे हो क्या? तो आंसर इज ऐसे लोग जो तीनों में नहीं फॉल कर रहे हैं इधर आ जाएंगे। इधर एओपीबीओआई में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब बाकी सब। जो कहीं नहीं फॉल कर रहा है वो यहां आ जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी यहां आती है, यूनिवर्सिटी, स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी इधर आ जाती है। जैसे 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 पुसी कैट यहां आ गई। जैसे राम जी को टैक्स देना पड़ता है कि राम जी को, एंड आंसर इज राम जी को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो राम जी के बिहाफ में राम जी का तो पुजारी टैक्स देगा, राम जी के बिहाफ में देगा। लिटरली वो टैक्स राम जी दे रहे हैं, लेकिन राम जी के बिहाफ में पुजारी दे रहा है। तो राम जी इज एसएससी, आंसर इज यस। आर्टिफिशियल जुरिडिकल, एक बात बताओ, राम जी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? नहीं, पहले बताओ, राम जी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ बेटा, त्रिशूल घुमाएंगे ना तुम्हारे नीचे। हाँ, राम जी आर्टिफिशियल, हमारे राम जी को तुमने आर्टिफिशियल बोला, तोड़ ताड़ देंगे यहाँ पे तुम आके, समझो? राम जी को आर्टिफिशियल बोलता, देखो इसका बुद्धि देखो, त्रिशूल घुमा देंगे तुम्हारे भीतर। आर्टिफिशियल कैसे बोले तुम? कैसे बोले तुम? आर्टिफिशियल कैसे बोले? एंड आंसर इज, राम जी को आर्टिफिशियल नहीं बोला सर, पॉज, इट इज आर्टिफिशियल और ज्यूरिडिकल पर्सन। तुम दब गए सर, तुम्हें और ज्यूरिडिकल नजर नहीं आया? ज्यूरिडिकल पर्सन, तो सर ज्यूरिडिकल पर्सन मतलब होता है कि वो या तो आर्टिफिशियल है, लेकिन राम जी आर्टिफिशियल नहीं है। राम जी तो छोड़िए सर, पुसी कैट भी आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो भी नेचुरल है। ज्यूरिडिकल मतलब वो कानून की नजर में एक पर्सन है, इतना सा मतलब है सर। काहे नाराज होते हैं? वो कानून, ज्यूरी मतलब जो जज करते हैं, तो जजेज की नजर में, कानून की नजर में जो पर्सन है उसको बोलेंगे ज्यूरिडिकल। हाँ, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इट इज सो सिंपल। तो तुम्हें ज्यूरिडिकल वर्ड समझ में आया? आर्टिफिशियल पे इतना वेटेज मत दो, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत होते हैं, कंपनी भी आर्टिफिशियल है, फर्म भी आर्टिफिशियल है। इट इज रेस्ट ज्यूरिडिकल, जो कानून की नजर में पर्सन है उसको बोलेंगे ज्यूरिडिकल पर्सन। प्यार से क्या बोलते हैं? एजेपी, एजेपी। तो तुमने पर्सन इंक्लूड समझा 231, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते ओके, आगे बढ़ते। एचयूएफ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, लेकिन कोई खास नाम का नहीं है। बीओवाई आज समय नहीं बचा, इसलिए आज करेंगे। हाँ, राम जी का आर्टिफिशियल कौन बोला? मैंने ज्यूरिडिकल पर्सन बोला सर। अभी किसी वर्ड के साथ ऐसे होगा आर्टिफिशियल और ज्यूरिडिकल पर्सन, और मैं किसी को उसमें डालूंगा तो आप बोलेंगे आर्टिफिशियल। अरे आर्टिफिशियल कौन बोला? मैंने बोला ज्यूरिडिकल पर्सन। ओके, कानून की नजर में सब पर्सन है सर, कानून सबसे ऊपर है, देश का कानून आपकी हमारी धारणाओं से सबसे ऊपर, एंड वी शुड रिस्पेक्ट, एंड वी शुड रिस्पेक्ट।
हम लोग आ गए अब एक छोटे से टॉपिक में। टॉपिक का नाम है हेड्स ऑफ इनकम। बस ये कराऊंगा और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। हेड्स ऑफ इनकम, आप बता सकते हो कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? हेड्स ऑफ इनकम एक टॉपिक है, हेड्स ऑफ इनकम वर्सेस सोर्सेज ऑफ इनकम। आप बता सकते हो डिफरेंस बिटवीन टू? हेड्स ऑफ इनकम वर्सेस सोर्सेज ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम वर्सेस सोर्सेज ऑफ इनकम। तो देखो भैया, सोर्सेज ऑफ इनकम तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप और हम अलग अलग सोर्सेज से कमाते हैं। मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है टाटा मोटर्स, वो मेरे को डिविडेंड देता है यार, मेरा सोर्स ऑफ इनकम। मेरा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है रिलायंस पावर, बहुत दाम बढ़िया यार, पैसा है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम, तो सोर्सेज ऑफ इनकम तो आपके शेयर मार्केट हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, ऑडिट फर्म हो सकती है, किताबें हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। तो मे बी एनी सोर्सेज ऑफ इनकम, परंतु हेड्स ऑफ इनकम से 5 होते हैं। कौन से सेक्शन में बोला हुआ है? सेक्शन 14 में बोला हुआ है। और सेक्शन 14 बोलता है 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। पहला सैलरीज, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, हेड्स ऑफ इनकम आर 5। सोर्सेज ऑफ इनकम आर undefined. Heads of income is defined under section 14 and there are 5 heads of income लिख देना। जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है लास्ट में सब हेड्स ऑफ इनकम में अपॉर्शन हो जाती है, अपॉर्शन बट जाती है, अपॉर्शन हो जाती है। तो ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम आर कैटेगराइज इन दी 5 हेड्स ऑफ इनकम। बात क्लियर? ओके। तो आज हमने आपको बहुत पढ़ाया, काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ाई, आपके होमवर्क के सम चेक किए, आपको सम्स में जल्दी निकालना बताया, ये सब ड्रामा व्रामा किया आज हमने। और आज हमने देखा कि प्रैक्टिकल भी अब हमारा अच्छा है, थ्योरी तो हमारी अच्छी है। अब हमें याद करने हैं ये। आज मैंने आपको 27 याद कराया, आज मैंने आपको 231 याद कराया। 231 था क्या असेसमेंट ईयर? याद नहीं आ रहा है क्या था असेसमेंट ईयर, क्या था वो? शायद 29 था कि 231 था? नहीं 29 था, चलो 29 था। प्रीवियस ईयर 231 था कि 3 था? क्या था यार? 3 था। अच्छा। और एसएससी पर्सन था 231, नहीं देख ले एक बार। और हेड्स ऑफ इनकम था सेक्शन 14। तो आज हमने आपको 5 हेड्स कराया, 5 सेक्शंस कराए। पहले बताओ क्लास कैसी जा रही है? हाँ बहुत अच्छा जा रही है तो बोल रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अरे गुरुजी तो पहले भी अच्छे थे, 10 साल पहले भी गुरुजी अच्छे थे, लेकिन 10 साल पहले हम पढ़ा रहे थे, ऐसे ही पढ़ाए। तो एक लड़के से पूछे क्लास कैसी जा रही है? बोला क्लास तो अच्छी जा रही है परंतु बहुत मनहूस क्लास है। हमने बोला मनहूस? बड़ा चुभता है यार। हमने बोला क्या है मनहूस क्यों? बोला सर ये कॉपी देखिए कितने रुपए का है। हमने बोला कम से कम 150 की कॉपी है, बहुत बढ़िया है, गत्ते वाली है, बहुत अच्छा है। बोला मालूम ये 150 की कॉपी हम लेके आए, पहला पेज खोले, लिखे जय सरस्वती माँ, हाँ अपना नाम लिखे, बढ़िया से सजाए, फिर ऐसे करके फिर बैठे पढ़ने। आप मालूम पढ़ाए कैसे? बोले बच्चों लिखो एसएससी,
हम ही लिखे, हमारा मन खराब हो गया, का ये डबल एस गधापंथी लिखा दिए हैं, पाठ हमारा पूरा मन खराब हो गया। ऐसे तो ए डबल एस गधा लिखा था क्लास में, ऐसे पहले नहीं लिखाना था ना आपको, पहले कुछ और लिखा देते। तो हमने बोला ठीक है बेटा, अब से हम लोग कभी ए डबल एस लिखेंगे नहीं, अब हम लिखेंगे ऐसे सी ऐसे। अब ठीक है बेटा, अब आया ना सर मजा, ऐस हो गया। तो भैया देखो, ऐसे सी का एस ऐसे लिखने से एक तो मनहूसियत चली जाती है, हाँ, और मानो तो ये भी याद हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, नो ऐसे सी अदवा। एक के लिए इतना ड्रामा कौन करता है, तो आप 2 लीजिए, असेसमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो एसएससी का सेक्शन तुम्हें याद करा दिया 27, और असेसमेंट का सेक्शन तुम्हें याद करा दिया असेसमेंट ईयर 29, याद हो गया। अब आया कौन, प्रीवियस ईयर। तो देखो प्रीवियस ईयर को पूरी दुनिया असेसमेंट ईयर को एवाई लिखती है, प्रीवियस ईयर को पीवाई लिखती है। पीवाई लिखते दिमाग में बच्चों के क्या बड़ों के, सबके दिमाग में पीवाई लिखते आता है प्यार, प्यार नहीं, एकदम प्यार से राइमिंग है पीवाई। अब नहीं आता, डॉक्टर को दिखाओ, हाँ यदि पीवाई बोलने पे प्यार नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो पीवाई मतलब प्यार। अब तुम्हें बात और बताते हैं, एक आदमी को, एक मेल को एक आदमी को लाइफ में 3 बार प्यार करना अलाउड है। वो हमारे घरों में फालतू बोलता है कि यार एक आदमी को एक ही बार, एक मेल को 3 फीमेल से प्यार होना लीगल है, वैलिड है और मोरल है, एकदम मोरल है एकदम। 3 बार प्यार नहीं किया तो लाइफ में क्या प्यार किया। मैं तुम्हें बताऊं, 3 बार प्यार किए बिना मर गए ना तो साले आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो सर आपको 3 बार प्यार हो गया, हाँ 3 फीमेल से, हाँ बताइए एक नाम बताइए। पहला प्यार, पैदा होते प्यार हो गया एक फीमेल से, उसका नाम है मम्मी। हुआ तो सबको हुआ, क्या बोल, तो पहली गर्लफ्रेंड तो हर इंसान की वही होती है। दूसरी बताओ, दूसरा हो गया क्या करे यार, हाँ, और तीसरी बताओ, तीसरी डॉक्टर। तो एक मेल को 3 फीमेल से प्यार होना तो बनता है यार। तो भैया 3 बार प्यार करना अलाउड है, किसने सिखाया, मॉरल साइंस ने सिखाया। 3 प्यार मतलब सेक्शन 3, हाँ। तो एसएससी मतलब 27, असेसमेंट ईयर मतलब 29 और पीवाई मतलब 3। अब बचा पर्सन। हमारे बिल्डिंग में शर्मा जी 7th फ्लोर में है। हम लोग सुबह सुबह लिफ्ट में चढ़े, साथ में हम छत्ता जा रहे थे, घर जा रहे थे। तो हमने बोला शर्मा जी आपके 2 लड़के हैं, बोला हाँ। मतलब दोनों चार्टेड हो गए, बोला हाँ। मतलब शादी करो, लड़के चार्टेड हो गए, अब क्या शादी कर दो बोलता हाँ सोच रहे हैं। मैंने बोला भाव क्या सोचा है, लड़के तो बिकते हैं ना अपनी सोसाइटी में, हाँ। तो मैंने बोला भाव क्या सोचा है, बोला कल बताते आपको भाव सोच विचार के। मतलब बताइए। कल फिर मिला, कल हम फिर छत्ता जा रहा था, वो फिर जा रहा था। बोला हम सोच लिया अपने बच्चों का भाव। हमने बोला बोलिए कितना सोचे, बोले 31 लाख। मैंने बोला बस 31 लाख, बोला नहीं 31 लाख पर सन। तो ये शर्मा जी के बच्चों का भाव है 31 लाख पर सन। तो भैया 231 शर्मा जी को इतना रुपया मिलेगा, समझे, पर सन 231। तो 231 से आपको याद आ गया पर्सन, और लास्ट में बचा हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ध्यान से देखो तो इसमें भी 5 नजर आ रहा है, आ रहा है ना 5 नजर आ रहा है। तो भैया इसमें 5 तुम्हें नजर आ रहा है, 1 and 4 5। तो जितना तुम्हें आज मैंने थ्योरी याद कराई वो नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज या अर्पित, हर एक के पीछे सपोर्ट है, भूलने का कोई रीजन ही नहीं है। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, तुम कैसे भूल सकते हो, बिल्ली इंडिविजुअल नहीं होती, जन्मों तक नहीं भूलोगे। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में राम जी आते हैं, ये तो तुम्हें
भूलने से पहले त्रिशूल याद आएगा यार। नहीं नहीं, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन में राम जी आते हैं। और फर्म मतलब तो फर्म है ही, क्या बताना। कंपनी मतलब कंपनी है ही, क्या बताना। एओपी बीओवाई का नेक्स्ट क्लास भी टॉपिक उठेगा, लेकिन अभी पता ही है यदि कोई 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, तो एओपी बीओवाई है। अच्छी अपनी है तो फिर एओपी बीओवाई है। और तो भैया क्या सब याद ही है तुम्हें। आज की क्लास हमारी इसी नोट के साथ खत्म होती है। वर्चुअल वालों के पास कोई डाउट्स आउट आया नहीं। जॉइंट वेंचर सजी, जॉइंट वेंचर एजेपी एओपी बीओआई हो सकता है यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। ठीक है।